जब एक बेटी अपने ही घर में इंसाफ की भीख मांग रही थी, तब उसके पापा खुद जज की कुर्सी पर बैठे थे, फैसला देने के लिए अपनी ही बेटी के खिलाफ। रिटायर्ड जज शरद मिश्र के घर की दीवारों पर आज भी वो तस्वीरें टंगी थी। एक में नन्ही आर्या उनकी उंगली थामे खड़ी है, दूसरी में लॉ यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन कैप पहने हुए, और एक तस्वीर में आर्या और उसका पति समर एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानियां दिल से छूती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप हमारी कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। शरद बाबू अक्सर कहते थे, मैंने 200 से ज्यादा मामलों में मौत की सजा सुनाई है, पर किसी दिन मेरी ही अदालत में मेरी बेटी आ जाए, ये कभी सोचा नहीं था। सर्दी की एक सुबह थी। पुरानी लकड़ी की अलमारी के पास खड़े होकर रिटायर्ड जज शरद मिश्र अपनी बेटी की बचपन की तस्वीर को देख रहे थे। तस्वीर में आर्या थी, 3 साल की उम्र में। उसके हाथ में छोटी सी किताब थी और उसके माथे पर शरद बाबू ने हल्का सा चूम रखा था। वो मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाई। पीछे से आवाज आई, पापा चाय ठंडी हो रही है। ये आवाज उनकी बहू की थी, अनन्या, जो अब शरद बाबू के साथ रहती थी, क्योंकि आर्या पिछले 6 महीने से जेल में थी हत्या के आरोप में। शरद बाबू ने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, गुड़िया ने ऐसा कैसे कर दिया अनन्या? वो तो बचपन से एकदम शांत, समझदार और सबसे अलग थी। मैंने उसकी आंखों में कभी नफरत नहीं देखी थी। अनन्या ने थर्मस से चाय डालते हुए कहा, पापा उस दिन क्या हुआ था, इसका सच आज तक किसी को नहीं पता। सिर्फ यही पता चला कि समर की लाश उनके घर के कमरे में मिली और आर्या के हाथ में खून से सना हुआ चाकू था। शरद बाबू ने आंखें मूंद ली और जैसे उनकी आंखों के सामने पुराना वक्त लौट आया। क्लास 5 की आर्या, जो पापा के हर फैसले को कॉपी में लिखती थी। जब शरद बाबू ने पहली बार हत्या के एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी, तो उसी रात आर्या ने अपनी कॉपी में लिखा था, पापा ने एक बहुत बुरा आदमी को सजा दी ताकि कोई और डर जाए। शरद बाबू ने उस कॉपी को आज तक संभाल कर रखा था। लेकिन अब वही आर्या आज उस कटघरे में खड़ी थी जहां खड़े होकर कभी हत्यारे सिर झुकाते थे। मैंने अपने पति को मारा क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आर्या की यह पहली और आखिरी स्वीकारोक्ति थी। जेल में जाकर शरद बाबू ने उससे पूछा था, गुड़िया क्यों किया तुमने ये? आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा एकदम शांत। उसने सिर्फ इतना कहा था, पापा काश आप मेरी बात उस दिन सुन लेते जब मैंने कहा था कि समर मुझे मारता है, तो शायद आज मैं जेल में नहीं होती। शरद बाबू कुछ बोल नहीं पाए। अब केस कोर्ट में चल रहा था और हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर केस पहुंचा उसी कोर्ट में जहां जज की कुर्सी पर फिर से एक बार खुद शरद मिश्र को बिठाया गया। देश की सबसे बड़ी अदालतों में से एक में विशेष अनुमति के तहत उन्हें दोबारा बैठाया गया, क्योंकि केस इतना संवेदनशील था और दोनों पक्षों ने भरोसे का सिर्फ एक ही नाम दिया था, शरद मिश्र। किसी को नहीं पता था कि आरोपी उनकी बेटी है। आर्या ने समर को पहली बार यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में देखा था। वो लोग फाइनल ईयर में थी और समर एक गेस्ट लेक्चर देने आया था। लंबा कद, आत्मविश्वास से भरी आवाज और कानून की किताबों पर उसकी जबरदस्त पकड़। आर्या को लगा, ये इंसान कानून को हथियार नहीं, जरूरत की तरह समझता है। उसी दिन के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत था। रात को घंटों बातें होती, सपने बनते थे और सबसे बड़ी बात, समर ने कभी नहीं पूछा कि वो किसकी बेटी है। जब आर्या ने बताया कि वो एक रिटायर्ड जज की बेटी है, तो समर ने बस मुस्कुरा कर कहा था, तो क्या हुआ, तुमने अपनी पहचान खुद बनाई है। मैं तुम्हें उसी के लिए पसंद करता हूं। आर्या का दिल जीत लिया था उसने। शादी बड़े ही सादे तरीके से हुई। शरद बाबू को भी समर ठीक लगा, शिक्षित, संयमी और एक अच्छा वकील। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पहले तो सिर्फ बातों में ताना आने लगा, जज की बेटी हो तो तुम्हें लगता है तुम हर फैसले में सही हो। फिर ये बातें चिल्लाहटों में बदली, तुम्हें तो हमेशा जीतना है ना? क्या तुमने कभी किसी पति की बात मानी है? और फिर एक रात आर्या के गाल पर पहली बार हाथ उठा। वो रात आर्या के लिए काली हो गई। लेकिन अगली सुबह समर ने माफी मांग ली। गलती हो गई आर्या, मुझे गुस्सा आ गया था। आर्या चुप रही। उसे लगा शायद ये बस एक बार की, लेकिन ये एक बार, फिर 2 बार हुआ, फिर हफ्ते में 1 बार। फिर जब भी समर को बात पसंद नहीं आती, हाथ उठ जाता। एक दिन आर्या ने पापा को फोन किया, पापा क्या आप आ सकते हैं घर? शरद बाबू ने पूछा, सब ठीक है ना गुड़िया? आर्या रुकी, फिर बोली, हाँ सब ठीक है, बस आपकी बहुत याद आ रही थी। उसी रात समर ने उसका फोन छीन लिया। तुम्हारे पापा की अदालत अब यहां नहीं चलती, समझी? समय बीतता गया। आर्या की आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसकी मुस्कुराहट गुम हो चुकी थी। वो खुद एक वकील थी। उसे पता था कि जो उसके साथ हो रहा है वो अपराध है, लेकिन वो प्यार जो कभी पंख था, अब एक लोहे का पिंजरा बन चुका था। और इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए जो दरवाजा था, वो उस रात खुला
जब समर ने उसकी जिंदगी की सारी सीमाएं तोड़ दी। 14 दिसंबर की रात थी। ठंडी हवाओं से दिल्ली का आसमान कांप रहा था, लेकिन उस घर में कुछ और ही ठंड थी। ऐसी ठंड जो एक रिश्ते के मरने से पैदा होती है। आर्या की आंखें सूजी हुई थी। वो पूरा दिन बिना कुछ बोले रही। समर फिर ऑफिस से देर से आया, शराब की महक और घृणा के शब्दों के साथ। आर्या ने चुपचाप दरवाजा खोला, लेकिन इस बार समर कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, जब तक मैं नहीं आता तेरा मुंह भी मत खोल, लेकिन तुझे तो अपने बाप की तरह बातें सुनाने का शौक है ना। आर्या कुछ नहीं बोली, वो बस आगे बढ़ गई। समर ने हाथ पकड़कर उसे दीवार से धक्का दिया। जब मैं बोल रहा हूं तो जवाब दे। या आप भी सोचती है कि जज की बेटी होने से कुछ बच जाएगा? उस रात कुछ टूटा, सिर्फ रिश्ते नहीं, आर्या का धैर्य भी। समर ने बेल्ट निकाली और जैसे ही वो आगे बढ़ा, आर्या ने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया, बहुत सख्ती से। बस अब और नहीं, समर ने घूरते हुए कहा। क्या करेगी? मार डालेगी मुझे? आर्या का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में ज्वालामुखी था। और तभी किचन में रखे चाकू की तरफ उसकी नजर गई। समर ने फिर से गाली दी, तू औरत है, तेरे बस में कुछ नहीं। और अगली ही पल आर्या के हाथ में वो चाकू था, समर की छाती में उतर गया। 1 2 3 4 बार सन्नाटा। शराब की बोतल गिरी और फिर समर भी। आर्या वहीं बैठ गई, खून से सना चाकू हाथ में लिए। कोई डर नहीं था, कोई भागना नहीं था, बस एक सवाल, क्या मैंने सही किया? उसने खुद पुलिस को फोन किया, मैंने अपने पति को मार दिया है, आप आ जाइए। पुलिस आई, मीडिया आया, कैमरे आए, और अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, प्रसिद्ध जज की बेटी ने पति की हत्या की। शरद बाबू को जब पता चला, उनके हाथ से चाय की प्याली गिर गई। आर्या ने, वो वहीं कुर्सी पर बैठ गए, कुछ पल के लिए जैसे सांस भी थम गई। जेल में जाकर जब उन्होंने आर्या को देखा तो वो बेटी नहीं लगी, एक ठंडी थकी हुई आत्मा लगी। उसने सिर्फ इतना कहा था, पापा मैंने उसे नहीं मारा, मैंने अपने भीतर मरती हुई आर्या को बचाया है। कोर्ट नंबर 3, दिल्ली हाई कोर्ट। भीड़ असामान्य थी। पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, यहां तक कि दूसरे जज भी सब इस केस को देखने आए थे, क्योंकि इस बार मामला किसी आम आरोपी का नहीं था। इस बार अदालत के कटघरे में खड़ी थी एक जज की बेटी, और वही जज अब इस मुकदमे की सुनवाई कर रहा था। शरद मिश्र ने उस दिन गाउन पहनते समय बहुत देर लगाई। आईने में खुद को देखते हुए वो जैसे खुद से ही सवाल कर रहे थे, क्या मैं इस कुर्सी के लायक हूं, जब आज मुझे अपने ही खून के खिलाफ फैसला सुनाना है। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। रजिस्टर कॉल में नाम पुकारा गया, आर्या समर वर्मा बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली। कटघरे में आर्या खड़ी थी, सफेद सलवार, शांत चेहरा, और आंखों में कोई भीख नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक झलक देखी। शरद बाबू ने फिर नजरें फेर ली। वकील की बहस शुरू हुई। सरकारी वकील गरज रहा था, मिलॉर्ड, ये एक सुनियोजित हत्या थी, एक जानबूझकर किया गया क्राइम जिसे आरोपी ने खुद स्वीकारा है। ऐसी महिला को समाज में रहने का कोई हक नहीं। आर्या के वकील ने कहा, मिलॉर्ड, मेरी मुवक्किल ने यह हत्या आत्मरक्षा में की, वर्षों से चल रहे घरेलू हिंसा के प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात, उसने कभी कोर्ट से छूट या दया नहीं मांगी, उसने खुद पुलिस को बुलाया। शरद बाबू सिर्फ सुनते रहे, बिना एक शब्द बोले, लेकिन हर लाइन उनके सीने में हथौड़े की तरह बज रही थी। अगली सुनवाई में अनन्या को गवाही के लिए बुलाया गया, आर्या की भाभी, जो सब जानती थी लेकिन तभी कुछ कह नहीं पाई। उसने कहा, लोग चुप हो गए, कई महिलाएं कोर्ट में सिसक रही थीं। फिर आया वो दिन जब फैसला सुनाया जाना था। पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा था। कोर्ट की घड़ी 11 बजा चुकी थी। शरद मिश्र ने कांपते हाथों से फैसला पढ़ना शुरू किया। इस न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, सबूतों को जांचा, गवाहों को परखा। वो रुके और फिर गहरी सांस ली और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह हत्या आत्मरक्षा में की गई थी, लेकिन किसी की जान लेना चाहे किसी भी कारण से अपराध होता है। इसलिए कोर्ट आर्या समर वर्मा को हत्या का दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 304 के तहत 3 वर्ष की सजा सुनाता है, जिसमें अब तक जेल में बिताया गया समय शामिल होगा। पूरा कोर्ट सन्न, कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक आवाज, आर्या की। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, पापा, आपने इंसाफ किया, बेटी को माफ नहीं किया, इंसानियत को बचाया। शरद बाबू कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन अब उनकी आंखें बंद थीं और 2 बूंद आंसू उनके गालों पर थे। आर्या को रिहा हुए अब 1 महीना बीत चुका था। वो अब भी बहुत कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप दिल्ली की एक छोटी सी एनजीओ में काम करती थी, उन औरतों के लिए जो घरेलू हिंसा झेल रही थी, जिनके पास कोई सुनने वाला नहीं था, जिनकी कहानियां किसी कोर्ट में दाखिल भी नहीं हो पाती। आर्या के केस की गूंज अब भी देश भर में थी। कुछ चैनलों ने उसे हीरो कहा, कुछ ने कातिल, लेकिन आर्या अब इन सब के पार जा चुकी थी। एक शाम शरद बाबू छत पर बैठे थे, सामने पड़ी फाइलें अब उनके हाथ से छूट चुकी थी। बस एक चिट्ठी थी जो उन्होंने आर्या के नाम लिखी। उन्होंने धीमे स्वर में पढ़ना शुरू किया। गुड़िया,
उस दिन जब तुम पहली बार मुझे जज की कुर्सी पर देखने आई थी, तुम्हारी आंखों में गर्व था और मेरी आंखों में सपना कि एक दिन तुम भी कानून के लिए लड़ोगी। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें कानून से खुद को बचाना पड़ेगा। मैंने हमेशा सोचा कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ढाल बनूंगा, लेकिन शायद मेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा जख्म बन गई। उस रात जब तुमने चाकू उठाया, मैं चाहता हूं काश मैं तुम्हारे और उस हिंसा के बीच खड़ा होता, लेकिन मैं देर से पहुंचा। एक पिता के तौर पर अदालत में मैंने इंसाफ किया, लेकिन दिल में आज भी एक सवाल है, क्या मैं तुम्हें बचा पाया? अगर हां तो मुझे माफ कर देना, और अगर नहीं तो मुझे अपने ही फैसले की सजा देना। तुम्हारा बाबूजी। आर्या ने ये चिट्ठी जब पढ़ी तो बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। बस उसी एनजीओ की लाइब्रेरी में बैठकर उसने एक दीवार पर पेन से एक वाक्य लिखा, जब कानून सो जाता है तो इंसाफ कभी कभी एक औरत की हिम्मत से जागता है। कहानी खत्म नहीं हुई, बस झुक गई है एक सवाल के सामने, क्या आज के समाज में एक औरत को अपने ही घर में, अपने ही घर में, अपने ही रिश्ते से खुद को बचाने के लिए कानून से ज्यादा साहस की जरूरत होती है? क्या आपने कभी किसी ऐसी औरत की चुप्पी सुनी है जो शायद चीख से भी ज्यादा डरावनी थी? अगर हाँ तो आज कमेंट में बताइए, क्या आप उस चुप्पी के खिलाफ आवाज बनना चाहेंगे? ट्रू विद आनंद पर हम आपके लिए लाते हैं सच्ची कहानियां दिल से। अगर आप भी जीवन के संघर्ष, प्रेरणा और भावनाओं से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय हिंद।